नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ख्याल रखें। तो साथियों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी दर्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि आज की वीडियो की शुरुआत करें, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली बार से कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो चलिए फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मूल तौर पे वह कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी राजनीति और जो उनका समाजवादी दर्शन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि यह वीडियो जो है कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी दर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस वीडियो के अलावा भी इस पीपीटी में, इस वीडियो में शामिल किए गए कंटेंट के अलावा भी कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी दर्शन का आधार है और विस्तार है। तो यदि आप और विस्तार में पढ़ना चाहते हैं, आप और ज़्यादा इसमें मेहनत करना चाहते हैं, आप और ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो के अलावा भी कुछ बहुत सारी किताबें हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आप पढ़ करके उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन यह वीडियो जो है उनके सोशलिस्ट फिलॉसफी को समझने का एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। मेरा ख्याल है कि यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तब आप एक ठीक ठाक समझ विकसित कर पाएंगे उनके समाजवादी दर्शन को लेकर। तो इससे पहले कि उनके समाजवादी दर्शन के बारे में हम लोग शुरू करें, कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है वह 24 जनवरी 1924 ईस्वी को समस्तीपुर के एक पितौंझिया नामक ग्राम में हुआ था। वर्तमान बिहार में उसे कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है और वह बिहार के राजनीति में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे और जिस समय वह उप मुख्यमंत्री थे उसी समय वह शिक्षा मंत्री भी रहे हैं बिहार के। ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहे हैं, 1 बार वह 6 महीना के लिए रहे और दूसरे बार लगभग 2 सालों के लिए रहे हैं और कुछ दिनों के लिए जो है डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पे रहे, एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे। उसके अलावा 1952 से लेकर के जब भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ तब वो समस्तीपुर विधानसभा से जीतकर बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पे शामिल हुए और उनका मृत्यु जो है 1988 में जब हुआ तब तक, यानी मृत्यु तक वो जो है बिहार विधानसभा के मेंबर रहे, के सदस्य बने रहे आजीवन। बीच में इमरजेंसी के समय आई थिंक सो 1977 वाले इलेक्शन में वह लोकसभा चुनाव भी जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतकर जब लोकसभा गए तो उसके 1 या 2 महीने के बाद उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बाद में वो बिहार में वो मुख्यमंत्री बने और बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर, अस्थायी सदस्य के तौर पर वापस लौट आए। तो उन्होंने लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। इन तमाम सारे डिबेट्स जो हैं आप इनके देख सकते हैं। लोकसभा सेक्रेटरीट का जो लाइब्रेरी है या बिहार विधानमंडल लाइब्रेरी है, वहाँ पे आप इनके डिबेट्स को देख सकते हैं। बिहार सरकार ने जो है इनके किताब को निकाला भी है, कर्पूरी का संसदीय जीवन करके उसको 2 हिस्सों में बांट करके निकाला है, आप उससे पढ़ सकते हैं। या सदन में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से भी किताबें निकली है 2 वॉल्यूम में, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। हाँ, जो कि मैंने कहा अभी जननायक, इनको जो है जननायक की उपाधि भी दी गई थी। जैसे लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी, उसी तरीके से इनको जननायक की उपाधि दी गई थी। देखिए इसमें क्या क्या बात करने वाले हैं। इसमें जो बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे कि भैया सोशलिज्म क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। सोशलिस्ट फिलॉसफी ऑफ कॉन्टेम्प्ररी फिलोसफर्स, किनके कॉन्टेम्प्ररी? ऑब्वियस सी बात है कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात करने वाले हैं, तो उनके कॉन्टेम्प्ररी और इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म है और इन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया सोशलिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ बिहार में, ये 4 चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज सोशलिज्म, सबसे बड़ा सवाल तो यह है। तो देखो सोशलिज्म का जो डिस्कोर्स है, जो डिबेट है, वह इतना बड़ा है कि आप एग्जैक्ट डिफिनेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं।
सोशलिज्म का जो डिफिनेशन है वह टाइम के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से और पर्सनालिटी के हिसाब से भी, या फिर वहाँ का जो समाज है, सोशल स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से भी सोशलिज्म का डिफिनेशन हमेशा बदलता रहा है। यानी सोशलिज्म का एक एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो परमानेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं सोशलिज्म के, जिसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि ये सोशलिस्ट डिस्कोर्स का पॉइंट है। जैसे इन्होंने कहा है कि सोशलिज्म हैज़ नॉट अ सिंगल डिफिनेशन, इट चेंजेस थ्रू द टाइम एंड स्पेस। इमेजिनेशन ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, यदि हम लोग इंडियन, चूँकि मैं भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो यदि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वेद में भी सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में भी कल्पना की गई है, कई सारे सूक्त हैं, और ब्राह्मण टेक्स्ट में भी इसका जिक्र मिलता है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में भी आप देख सकते हो, जैनियों के जो स्क्रिप्चर हैं आप उसमें भी समाजवादी समाज की कल्पना देख सकते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में देख सकते हैं, कुरान में देख सकते हैं, जो इस्लामिक स्क्रिप्चर है आप, मतलब दुनिया के तमाम जो धर्म है उनके तमाम धार्मिक ग्रंथों में आप समाजवादी समाज की कल्पना कर सकते हैं, वहाँ पे किया गया है। ये अलग बात है कि एग्जैक्ट वैसा ही हुआ नहीं, लेकिन हाँ, सभी रिलीजियस स्क्रिप्चर में एक सोशलिस्ट सोसाइटी का इमेजिनेशन तो हमेशा से रहा है। तो यह हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यदि हम लोग वेस्टर्न की बात करें तो देखिए, प्लेटो ने जो किताब लिखी रिपब्लिक, थॉमस मूर का जो यूटोपिया है, और फ्रांसिस बेकन है, ऐसे तमाम तरह के लोग, मैं कुछ नाम को ले रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, यह सोशलिज्म के ऊपर लेक्चर नहीं है पूरी तरीके से, और सोशलिज्म इतना बड़ा डिस्कोर्स है कि हम लोग कम से कम उस पर 10-15 लेक्चर करें, तब जा करके हम लोग एक ठीक ठाक समझ बना सकते हैं। अभी हम लोग बस एक मतलब समझने का एक प्रयास है, छोटा सा प्रयास है बस। तो प्लेटो ने वहाँ काम किया, थॉमस मूर ने काम किया, यूटोपिया लिखा, और फ्रांसिस बेकन, ऐसे समाजवादियों ने शुरू में वेस्टर्न सोसाइटी में इस तरीके से काम किया, अलग अलग किताब लिख करके। जैसे प्लेटो की किताब जो है रिपब्लिक, उसमें इस तरीके की समाज की कल्पना की गई है। लेकिन यदि आप कहें कि इतना तो मैं सुन लिया, लेकिन फिर भी सोशलिज्म को मैं कैसे, यदि डिफाइन करना हो तो मैं कुछ तो बोलूं, तो हम लोग कह सकते हैं कि देखो, सोशलिज्म को जो है मोटे तौर पे 3 अलग अलग हिस्सों में बांट करके समझ सकते हैं कि सोशलिज्म जो है वह है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम फॉर द सोशल ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि समाज कैसे चलता है, प्रत्येक सोसाइटी का अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। किसी के यहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर हो सकता है, सर्विस हो सकता है, अलग अलग सेक्टर हो सकते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के। तो सोशलिज्म बात करता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, जैसे खेत है तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ खेत, तो इसका जो ऑनरशिप हो वह प्राइवेट ऑनरशिप नहीं हो, वह सोशल ऑनरशिप हो। यानी इसका कोई निजी व्यक्ति इसका मालिक नहीं हो, इसका जो मालिकाना हक हो वह सामाजिक तौर पे हो, समाज को हो। तो यह एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिएट करने का भी मतलब एक थ्योरी देता है कि हम लोग ऐसा पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम चाहते हैं जिस समाज में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का जो साधन है, उसका मालिकाना हक किसी निजी व्यक्ति को प्राइवेट हाथों में नहीं होनी चाहिए, उसकी ऑनरशिप सोशल ऑनरशिप होनी चाहिए। और क्लासलेस, इगैलिटेरियन एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के आधार पर समाज का निर्माण होना चाहिए। क्लासलेस मतलब वर्ग रहित, उसमें ऐसा नहीं हो कि एक मजदूर क्लास है, एक इलीट क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है, इस तरीके से डिवीज़न नहीं हो, क्लासलेस हो। अब देखो, ये है तो बहुत यूटोपियन आइडिया, क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी यदि हम लोग इमेजिन करें तो कहीं भी पूरी दुनिया में आपको शायद नहीं मिल सकता है, क्योंकि पूरे दुनिया के तमाम लोगों के पास एक ही मात्रा में रिसोर्सेज नहीं हो सकता है, और जैसे ही रिसोर्स कम या ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्लास तो क्रिएट होना ही है, चाहे एजुकेशनल क्लास क्रिएट हो सकता है या पुअर क्लास हो सकता है, मतलब अलग अलग तरीके का क्लास क्रिएट हो सकता है। तो क्लासलेस सोसाइटी का इमेजिनेशन है इगैलिटेरियन होना चाहिए और इकोनॉमिक इक्वालिटी के आधार पर समाज होना चाहिए। और इन्होंने कहा सोशलिज्म के डिस्कोर्स में कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी जो मार्केट होगा, बाजार जो होगा वह फ्री होना चाहिए, चंगुल से मुक्त होना चाहिए, और
कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। कैपिटलिज्म के अगेंस्ट रहा हमेशा से सोशलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इन तीनों को समझिए। कम्युनिज्म कहता है कि पूरी दुनिया जब एक बार कंप्लीट तौर पे कैपिटलिस्ट होगी तब जाकर के फिर वो सोशलिस्ट होगी और तब जाकर के वो उसके यहाँ कम्युनिज्म आएगा। तो ये सोशलिज्म बीच का रास्ता है, यदि आसान भाषा में कहे तो इन तीन पॉइंट के आधार पे आप समझ सकते हो सोशलिज्म को। यदि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सोवियत यूनियन को यदि देखें तो वहाँ पे कार्ल मार्क्स की थ्योरी के आधार पे लेनिन ने और आगे चल कर के स्टालिन ने और आगे फिर अन्य रूसी नेताओं ने जो है 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन के थ्रू वहाँ पर एक सोशलिस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया। अभी रशिया की क्या स्थिति है, किस तरीके का स्टेट कैपिटलिस्ट बन गया है या क्या, ये सब अलग डिबेट का विषय है। अभी हम लोग बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शुरुआत कैसे हुई। क्यूबन सोशलिज्म आया, अमेरिकन सोशलिज्म से ही, अमेरिका के बगल का ही राष्ट्र है क्यूबा। तो क्यूबन सोशलिज्म, क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने काम किया, यहीं पर आगे चल करके चे गुवेरा बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, उन्होंने काम किया वहाँ पे सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का। अब ऐसे तो ये सब कम्युनिस्ट लीडर्स हैं, लोग कहते हैं, तो कम्युनिज्म आएगा तो सोशलिज्म के रास्ते ही आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो यदि कोई समाज कम्युनिस्ट है तो कम्युनिज्म पे आधारित है तो वहाँ पे सोशलिज्म तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो फिदेल कास्त्रो ने क्यूबन सोशलिज्म को लेकर के काम किया, चे गुवेरा ने 1959 के डेकेड में, और चाइना में जो है माओ जेदांग ने 1948 में जब कल्चरल रिवॉल्यूशन वहाँ पे किया तो इस तरीके से वहाँ पे सोशलिज्म चल कर के आया। लैटिन अमेरिका का अलग सोशलिज्म है, बोलीविया का अलग है, इक्वाडोर का अलग है। यहाँ पे नॉर्मन थॉमस के थ्योरी के आधार पे अमेरिकन सोशलिज्म आगे बढ़ा। यूरोप का सोशलिज्म अलग है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जो आगे चल कर के हमारे यहाँ भी आएगा, स्पेशली ब्रिटेन का सोशलिज्म। और इसमें क्या है विस्तार में वो हम लोग किसी और लेक्चर में बात करेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो इस पर हम लोग एक सीरीज ला सकते हैं बात करने के लिए। फ़िलहाल शॉर्ट में हम लोग, चूँकि आज के लेक्चर में कर्पूरी ठाकुर सेंटर में है तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा मैं बाकी चीज़ों को। यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें साथियों, तो देखो यहाँ पे जो सोशलिज्म रहा है वो एक साइंटिफिक सोशलिज्म रहा है और एक इवोल्यूशनरी या और डेमोक्रेटिक, जो भी आप कह सकते हो, दोनों मिक्स करके। जैसे साइंटिफिक सोशलिज्म की बात कार्ल मार्क्स ने की थी और फ्रेडरिक एंगल्स ने की थी। यह क्लासलेस सोसाइटी की बात तो करता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत बेसिक है यार, साइंटिफिक सोशलिज्म जो है वह क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है और क्लास स्ट्रगल की बात करता है। तो वहाँ पे वायलेंस है, वायलेंस जो है यहाँ पे हिडन है। यदि हम लोग एक क्लास का दूसरे क्लास के बीच में लड़ाई होगा तो वायलेंस होगा ही। डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस है, तो वहाँ पे वो चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन इंडियन सोशलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तो वही चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि इंडियन सोशलिज्म में रिवॉल्यूशनरी अप्रोच नहीं है, वह अप्रोच जो है वह इवोल्यूशनरी अप्रोच है या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जिसमें सिडनी है, वेल है, उसके बाद मैकडोनल्ड है, जो रैमजे मैकडोनल्ड हैं जिन्होंने वो सांप्रदायिक पंचांग दिया था, एनी बेसेंट हैं, लास्की है, नॉर्मन थॉमस है जो अमेरिकन सोशलिज्म का फाउंडर है, आचार्य नरेंद्र देव हैं, नेहरू हैं, जयप्रकाश हैं, लोहिया हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं। इसी तरीके से आप इसमें अम्बेडकर को भी आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ये लोग इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अलग स्कूल की बात करें, इंडिया में अलग अलग सोशलिज्म का स्कूल रहा है। यदि गांधीयन स्कूल ऑफ सोशलिज्म की बात करें तो वो जॉन रस्किन से प्रभावित थे, लियो टॉल्स्टॉय से, हेनरी जॉर्ज से, और इन्होंने कहा कि भैया सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस तो होना चाहिए लेकिन पीसफुल रेसिस्टेंस के साथ होना चाहिए। और इन्होंने सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी की बात कही थी, जो अभी आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की भी बात इन्होंने कही थी, इसीलिए इन्होंने ग्राम स्वराज की कल्पना भी की थी। एम्पावरमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, क्रिटिक्स ऑफ सोवियत सोशलिज्म। गांधी जो है, गांधीयन स्कूल जो है वह सोवियत रशिया का जो सोशलिज्म है उसके बहुत बड़े क्रिटिक्स रहे हैं।
नेहरूवियन स्कूल की बात करें तो ये भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब मानता है, प्लान्ड इकोनॉमी इन्होंने लाया, इक्वालिटी को मानता है, सेल्फ रिलायंस और साइंटिफिक टेम्पर। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, साइंटिफिक टेम्पर के साथ जो है नेहरूवियन स्कूल अपने सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना चाहता। इंटरनेशनलिज्म चाहता है, इम्प्रेस बाय रशियन सोशलिस्ट मॉडल। शुरू में बहुत प्रभावित हुए थे और उसी के आधार पर यहाँ की इकोनॉमी बनाना चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन बाद में मोहभंग भी हुआ, लेकिन हाँ प्रभावित है वहीं से और उसी के आधार पे उन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की थी। अम्बेडकराइट स्कूल जो है वह सोशलिज्म के लिए पहला पॉइंट जो मानता है कि भैया कास्ट एनिहिलेशन होना चाहिए, मतलब जाति का विनाश होना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक के साथ साथ हमें पॉलिटिकल जस्टिस भी मिलना चाहिए, जो कि वहाँ पर गांधी स्कूल में आप नहीं देख पा रहे हो। तो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स चाहिए हमें, वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए, अनटचेबिलिटी का इरेडिकेशन हो, कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट है, फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट है, ऑब्वियस सी बात है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इसमें ज़्यादा है, रिजर्वेशन होना चाहिए सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के आधार पे होने चाहिए। ये मतलब सोशलिज्म के जो बाकी स्कूल हैं वो ऐसा मानते हैं। अब यदि सोशलिज्म ऑफ कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर का जो सोशलिज्म रहा है साथियों, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की, जैसे अंबेडकर ने बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। कर्पूरी ठाकुर ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई छोड़ करके जो है वो आंदोलन में कूद पड़े थे। 1942 का जो मूवमेंट रहा है स्वतंत्रता संग्राम का, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें कर्पूरी ठाकुर की अहम भूमिका रही है। चूँकि जब हिस्ट्री लिखा गया आफ्टर इंडिपेंडेंस तो आपको पता होगा कि अलग अलग स्कूल्स बने हिस्ट्री राइटिंग में, तो किसी ने अपने लोगों को सेंटर में रख करके लिखा, बाकी लोगों को अलग कर दिया, किसी ने फिर दूसरे स्कूल ने किसी दूसरे व्यक्ति को सेंटर में रखकर, दूसरे क्लास को कास्ट को सेंटर में रखकर लिखा, बाकी को साइड कर दिया गया। तो कर्पूरी ठाकुर भी जो हैं वह अनसंग हीरोज के लिस्ट में यदि बोला जाए तो सबसे पहले शामिल होंगे बिहार से, क्योंकि ये इनका एक बहुत फेमस नारा रहा है कि इन्होंने कहा था कि हमारी आबादी तो इतनी है कि हम लोग थूक देंगे तो अंग्रेज भाग जाएंगे। तो अपने थूक से अंग्रेजों को भगाने वाले जो क्रांतिकारी हैं उनका नाम कर्पूरी ठाकुर है। तो इनका जो सोशलिज्म है वह ब्लेंड है, मिश्रित है, ब्लेंड ऑफ फिलॉसफी ऑफ गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव, स्पेशली राम मनोहर लोहिया। हाँ, इनका जो लाइब्रेरी रहा है कर्पूरी ठाकुर मेमोरियल जो आर्काइव है पटना में, आप कभी जाएंगे तो यह अपने लाइब्रेरी में इनके यह माओ को भी पढ़े हैं, लेनिन को भी पढ़े हैं, उन सबसे प्रभावित भी रहे हैं। लेकिन यह इंडियन सोशलिज्म के स्तंभकार हैं, इंडियन सोशलिज्म के पैरोकार हैं। तो इनके जो गाइड हैं सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में, जो इनको थ्योरेटिकल बेस मिला है मूल तौर पे, वो लोहिया हैं। तो और यहाँ पे जितने भी नाम हमने शामिल किया है, तो इसलिए आपको यदि कर्पूरी ठाकुर के फिलॉसफी को समझना है या फिर बाइफरकेट करना है कि कैसे कर्पूरी ठाकुर अलग है बाकियों से, तो आपको उनके जो जिनसे वो प्रभावित रहे हैं उनके फिलॉसफी को सबसे पहले समझना होगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले आचार्य नरेंद्र देव की फ़िलॉसफी को समझते हैं। बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है, लेकिन आप कहीं पे कन्फ्यूज़न होगा तब आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आचार्य नरेंद्र देव की जो फिलॉसफी रही, आपको पता होगा कि फार्मर्स मूवमेंट जो है, किसान आंदोलन के बहुत बड़े नेता रहे हैं इंडिया में आचार्य नरेंद्र देव। और एक राइटर हैं जिनका नाम है नरेंद्र नाम है हाँ नरेंद्र पाठक, उन्होंने किताब लिखी समाजवाद और कर्पूरी ठाकुर। वह अपनी किताब में, मुझे पेज नंबर याद नहीं है, वह जिक्र करते हैं कि पहली बार ओइनी में एक प्रोग्राम हो रहा था किसान सभा का, वहीं पर जो है कर्पूरी ठाकुर को मंच मिलता है बोलने के लिए और वह मंच संभालते हैं और बोलते हैं। तो वहाँ से उनका जो पब्लिक लाइफ है शुरू होता है और आचार्य नरेंद्र देव जो हैं उस समय उस कार्यक्रम के अध्यक्ष रहते हैं, तो वह बहुत प्रभावित होते हैं। और आचार्य नरेंद्र देव से कर्पूरी ठाकुर तो प्रभावित है ही। तो आचार्य नरेंद्र देव का जो दर्शन है उसमें सेल्फ रिलायंस, देखो सेल्फ रिलायंस की बात लगभग हर एक समाजवादी दर्शन में रहेगा, खासकर जो भारतीय समाजवादी जो भी सोशलिस्ट फिलोसोफर्स हैं उनके समाजवादी दर्शन में यह बातें रहेंगी, आप याद रखिए, अंडरस्टूड है। सेल्फ रिलायंस, स्वराज चाहिए,
हमारी इकोनॉमी जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट, प्रत्येक गांव जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, यह जो आचार्य नरेंद्र देव जो है वो बाकी फिलोसफर्स से अलग इसलिए हो पाते हैं, इन्होंने एक जो पॉइंट कहा है वो कहा है कि हिंदुइज्म जो है, मतलब हिंदुइज्म के आधार, मतलब हिंदुइज्म ने जो सोशल बेस दिया, जो थ्योरेटिकल बेस दिया अपने रिलीजियस सब्सक्रिप्शन के आधार पे, वह नेचुरली सोशलिस्ट सोसाइटी है। इसीलिए हमें कुछ अलग से कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा हिंदुस्तान रहा है उसमें मूल तौर पे चूँकि हिंदुओं का एक बड़ी हिस्सेदारी रही है, तो हिंदुइज्म का जो स्क्रिप्चर है वह नेचुरली सोशलिस्ट सोसाइटी का इमेजिनेशन करता है और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए सदियों से प्रयास करता रहा है, मतलब है बेसिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। लेकिन यदि आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे अम्बेडकराइट स्कूल एक से, तो आपको पता चलेगा कि अम्बेडकर ठीक विपरीत खड़े हैं। वह कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुइज्म जो है उसका जो रिलीजियस स्क्रिप्चर है उसके आधार पे जो समाज बना है उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, जाति के आधार पे, जेंडर के आधार पे। तो वह जो है आचार्य नरेंद्र देव की जो फिलॉसफी है, और यहाँ पे अम्बेडकराइट स्कूल को लाएंगे तो आपको दिखेगा अंतर। मैं आपको इसलिए बार बार यहाँ से ला रहा हूँ ताकि आप दोनों अंतर को भी समझ सकें, तब आपका जो ज्ञान चक्षु है वो शायद ज़्यादा खोल पाए, आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएँ अलग अलग एंगल से। फूड की बात, शेल्टर की बात, हेल्थ केयर की बात, यानी सबको भोजन मिले, सबको घर मिले और सबको इलाज मिले, यह तो बहुत बेसिक बात है, सब लोग करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होने चाहिए, यानी एक ही कोई सेंटर में पावर नहीं होना चाहिए। जैसे अशोक के समय जो है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा का पूरा पावर है, लेकिन अशोक के बाद डिसइंटीग्रेशन हुआ, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ पावर का। तो ये कह रहे कि भैया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होने चाहिए और सोशल जस्टिस सबके पास होने चाहिए, सबको मिलने चाहिए। यदि हम लोग जयप्रकाश नारायण की बात करें तो वो गांधीयन फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन वो भक्त नहीं थे, मतलब अंधभक्त टाइप से नहीं थे, ब्लाइंड फेथ नहीं था उनको गांधीयन फिलॉसफी में। गांधी एंड रैमजे मैकडोनाल्ड कॉल्ड हिम ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ सोशलिज्म। गांधी और यहाँ तक कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने जयप्रकाश नारायण को कहा है ये सोशलिज्म का ग्रेट स्कॉलर हैं, ये मतलब मेंशन है। He also believed in scientific socialism which was propounded by Karl Marx। यहाँ जयप्रकाश नारायण को आप जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं और बहुत पढ़े हैं और अलग अलग स्कूल्स को पढ़े हैं, अलग अलग लोगों के साथ रहे हैं और इनका अपना अनुभव रहा है, तो इन्होंने सबको पढ़ा, सबसे प्रभावित हैं। तो इनके जो समाजवादी दर्शन है उसमें आपको ब्लेंड दिखेगा गांधीयन फिलॉसफी का भी, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आपको जयप्रकाश नारायण को समझना है तो ये समझना ही होगा कि ये किस स्कूल से प्रभावित हैं और किसको यह मतलब इन्फ्लुएंस थे। तो ये गांधीयन फिलॉसफी से भी है। गांधीयन फिलॉसफी कह रहा है भैया कि हमको चाहिए सोशल जस्टिस, लेकिन पीसफुल रेसिस्टेंस के साथ, ठीक। और यह साइंटिफिक सोशलिज्म को ही मान रहा है। तो साइंटिफिक सोशलिज्म क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी है वो कह रहा है हमें क्लासलेस सोसाइटी तो चाहिए, लेकिन वो क्लास स्ट्रगल के बगैर होगा नहीं, और क्लास स्ट्रगल होगा तो उसमें वायलेंस भी निहित है, वो तो तय ही है कि होगा ही होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि एक तरफ गांधीयन फिलॉसफी जो नॉन वायलेंस की का एडवोकेसी कर रहा है, और दूसरी तरफ साइंटिफिक सोशलिज्म ये वायलेंस का एडवोकेसी नहीं कर रहा लेकिन क्लास स्ट्रगल कर रहा है, तो वायलेंस उसमें हिडन पार्ट है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है, जो मैंने कहा यूरोप से चल करके आया, खासकर ब्रिटेन से इंडिया में, तो यह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से भी प्रभावित हैं। यानी कि अब देखो, जब देश आज़ाद होगा और देश जब आज़ाद हो गया तब आप समाजवादी समाज बनाने के लिए आप प्रयासरत हैं। तो देश जब आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। तब जो भी, यदि आप किसी भी तरीके का समाज बनाना चाहते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर बनाना होगा। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तो वही करा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स हैं, उसके आधार पे, उस प्रोविजंस के आधार पे उसको इम्प्लीमेंट कर करके जो है हम लोग एक सोशलिस्ट सोसाइटी बना सकें। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यह हो सकता है कि आज़ादी के बाद शायद जयप्रकाश डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ आ खड़े हों, और उससे पहले ये हो सकता है कि वो साइंटिफिक कार्ल मार्क्स की थ्योरी को पढ़ करके साइंटिफिक सोशलिज्म के पक्षधर रहे हों, या गांधीयन फिलॉसफी के, ये ऐसा हो सकता है।
लेकिन उनके फिलॉसफी में यह तीनों चीजें हैं। जैसे नेहरू भी कह रहे थे कि समाजवादी समाज तो चाहिए हमें, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर के साथ चाहिए। कुछ कुछ चीजें जो हैं वो सबको अलग कर रही हैं, आप इसको नोट करते चल सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया यदि आपको सोशलिस्ट स्टेट चाहिए, कलर चेंज कर लूं कलम का, ठीक है, यदि आपको सोशलिस्ट स्टेट चाहिए तब आपको ये कह रहे हैं कि भैया नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस गांधीयन फिलॉसफी का हिस्सा है। देखो, नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस गांधीयन फिलॉसफी का हिस्सा है। अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, ये पूरे जितने भी भारत के समाजवादी दर्शन हैं वो सब अगेंस्ट इंपीरियलिज्म तो ऑब्वियस सी बात है रहेगा ही नहीं, तो कैसे अंग्रेज से आज़ादी मिलेगी। नेशनलाइजेशन के समर्थक हैं कि भैया नेशनल, ये इनको अलग कर रहा है। देखो आचार्य नरेंद्र देव से कैसे इनको अलग कर रहा है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये कह रहा है कि नेशनलाइजेशन हम चाहते हैं, इंडस्ट्री का, ट्रेड का, बैंक का, एग्रीकल्चर का। इसीलिए जब 1975 में जब आपातकाल लगा उस समय जयप्रकाश नारायण जो है सबसे बड़े मतलब जो है इमरजेंसी के अगेंस्ट में जो यदि लीडर की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा पूरे भारतीय परिदृश्य में हमें जयप्रकाश नारायण के रूप में देखने को मिलता है, जो उन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन की बात कही और उन्होंने किताब भी लिखा समाजवाद क्यों। यदि आपको कभी पढ़ना हो तो आप पढ़िएगा, उसमें उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि समाजवाद क्यों चाहिए और उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने दिया है। तो इसलिए आप देखोगे कि इस दौर में इंदिरा गांधी ने कई सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन भी किया है। इन्होंने सवाल उठाया था तो बहुत सारे बैंक का नेशनलाइजेशन भी किया गया था। तो इनके जो सोशलिस्ट फिलॉसफी का जो मुख्य हिस्सा है वो राष्ट्रीयकरण, उद्योग का, ट्रेड का, इंडस्ट्री का और बैंकिंग का और कृषि उद्योग का, या मतलब कृषि का, एग्रीकल्चर का भी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑब्वियस सी बात है गांधीयन फिलॉसफी का पार्ट है और इनका भी पार्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं। डेमोक्रेसी चाहिए हमें, डेमोक्रेसी। अब बताओ आज़ादी के बाद तो बिना डेमोक्रेटिक मतलब प्रोविजंस के या फिर डेमोक्रेटिक रास्ते के ऊपर ही चल करके आप सोशलिस्ट स्टेट बना सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप क्रांति कर दोगे या वायलेंस की कोई जगह है। लेकिन साथ ही साथ कह रहा है कि साइंटिफिक टेम्पर, साइंस डेमोक्रेसी तो चाहिए लेकिन साइंटिफिक सोशलिज्म भी चाहिए हमें। तो यह जो है और इन तमाम सारे चीज़ों को मिलाएंगे तब जयप्रकाश नारायण का समाजवादी राज्य तैयार होगा चल करके। अब देखो लोहिया को समझिए, लोहिया का समाजवादी दर्शन समझ जाइएगा तो लगभग आप कर्पूरी ठाकुर को समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए लोहिया का जो है, लोहिया अपने दौर के सबसे आउटस्पोकन व्यक्ति रहे और सब बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल रहे। उस समय जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की थी, पीएचडी अपनी पूरी की थी और सोशलिज्म के प्रोपाउंडर के तौर पे आप कह सकते हो राम मनोहर लोहिया को। बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। चूँकि इतने चंद एक हम लोग पीपीटी में उनको नहीं समझ सकते हैं, मैं बस उनके मेन एलिमेंट्स को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इनके जो सोशलिज्म का मुख्य जो हिस्सा है वह कह रहे हैं कि भैया हम क्लास स्ट्रगल में बिलीव तो करते हैं, इंपीरियलिज्म के भी अगेंस्ट है। क्लास स्ट्रगल में कौन बिलीव कर रहा है? साइंटिफिक सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स का थ्योरी। अगेंस्ट इंपीरियलिज्म है जो कि सब लोग है। डिसेंट्रलाइजेशन ये भी चाह रहे हैं, बाकी सब लोग भी चाह रहे थे। लोकल सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ रिलायंस हमने शुरू में ही कहा कि सबको चाहिए। और सोशल इक्वालिटी कह रहे हैं कि सोशल इक्वालिटी मस्ट बी इस्टेब्लिश। और राम मनोहर लोहिया की एक और ख़ास बात है कि यह रिजर्वेशन के समर्थक थे, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन जो है वह परमानेंट नहीं होना चाहिए। यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। लोहिया की भी आलोचना है। देखो क्रिटिक्स तो हर किसी का होता है, गांधी का भी, अम्बेडकर का भी है, सभी व्यक्ति का क्रिटिसिज्म है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि सोशलिज्म ऑफ लोहिया, तो उनके ये मेन एलिमेंट्स इनके रहे हैं फिलॉसफी के। हाँ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट रहे हैं, इसलिए रिजर्वेशन के साथ भी खड़े हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के पक्षधर हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं। रिजर्वेशन मैंने पहले ही बोला, रिजर्वेशन हो लेकिन परमानेंट नहीं, इन्होंने कहा था। वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड लीगल रिफॉर्म्स। कहे कि भैया महिलाओं का एम्पावरमेंट बढ़ना चाहिए। वो कैसे होगा? एजुकेशन के थ्रू होगा, पॉलिटिकल मतलब पार्टिसिपेशन के थ्रू होगा और लीगल जो है रिफॉर्म्स लाने चाहिए और सोशल जस्टिस सबको मिलना चाहिए। और हिंदी लैंग्वेज का यह वकालत करते थे कि भैया
हिंदी में सारा काम होना चाहिए स्टेट का, ये लोहिया थे। अब आते हैं आज के लेक्चर का जो मूल पॉइंट है, कर्पूरी ठाकुर का फिलॉसफी। अब आप समझ पाएंगे, अब आप खुद से अपनी धारणा तैयार कर सकते हैं, अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपने प्रीवियस में सबको सुना, अब आप इनको सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ से चीज़ें चल करके आ रही हैं। थ्योरी ऑफ एंटी कैपिटलिज्म। अब देखो, एंटी कैपिटलिज्म का मतलब ही है जो एंटी कैपिटलिज्म होगा वह सोशलिज्म के साथ खड़ा होगा, क्योंकि सोशलिज्म जब स्टार्ट हुआ तो उसके कई सारे पॉइंट थे, उसमें से एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वह यह था कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट जो क्रिएट किया जाए कोई थ्योरी, वही तो है सोशलिज्म। तो यह एंटी कैपिटलिज्म का थ्योरी इन्होंने दिया और यह कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वह नेचर में एक्सप्लॉयटेटिव होता है और ऑप्रेसिव होता है। और कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म को लेकर इनकी क्या समझ है वह कह रहे हैं, आप लोग समझिए। कैपिटलिज्म जो है इनइक्वालिटी को क्रिएट करता है, पॉवर्टी को क्रिएट करता है और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। ऑब्वियस सी बात है, कैपिटलिज्म में बड़े बड़े इंडस्ट्री बनेंगे तो मजदूर जाएंगे और मजदूरों के साथ होता है उनका एक्सप्लॉयटेशन। बॉन्डेड लेबर के तौर पे भी कई बार ट्रीट किया जाता है। इनइक्वालिटी तो एग्जिस्ट करेगा ही, और प्रॉपर्टी है तभी तो भैया आप उद्योग में इतने बड़े भारी संख्या में मजदूर जा रहे हैं। तो यह जो कैपिटलिज्म है इन तमाम सारी चीज़ों को प्रमोट करता है, मतलब जन्मदाता है ऐसा। ही अडॉप्टेड सोशलिज्म विथ गांधीयन फेस। गांधीयन जो मतलब गांधी जी सोशलिज्म की बात कर रहे थे उसको भी उन्होंने स्वीकार किया और गांधीयन सोशलिज्म के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। और बाकी डिटेल्स फिर कभी यार पढ़ेंगे। रिजर्वेशन की बात कर लेते, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग बताना यदि आप को अच्छा लगे तो मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ा सकता हूँ। आप मतलब लंबा लेक्चर सुन सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन के बहुत दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने बोला ऊपर में, दूसरा पॉइंट इनके समाजवादी दर्शन का दूसरा पॉइंट, आरक्षण के बहुत बड़े समर्थक रहे, बहुत बड़े। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत में ऐसा अभी लोगों को लग रहा है कि बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया है। नहीं, पूरे भारतीय समाज में, पूरे भारतीय इतिहास में यदि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का पिता के तौर पे यदि किसी को बुलाया जाए तो वह कर्पूरी ठाकुर होंगे। जब बीजेपी सोच भी नहीं सकती थी तब उन्होंने बिहार में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू किया था। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर जो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के पिता भी कहे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई संदेह नहीं है। हाँ, उसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन लागू किया। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन मतलब ऐसा नहीं कि शेड्यूल कास्ट की महिलाएं, शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं, अपर कास्ट की महिलाएं, नहीं, सभी महिलाओं के लिए, यानी एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, इन सभी जाति धर्म की महिलाओं के लिए 3% रिजर्वेशन फार्मूला लाया। और बिहार के पिछड़ी जातियों को दो हिस्सों में बांटा, एक को बोला ईबीसी और एक को बोला एमबीसी। ईबीसी का मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और एमबीसी का मतलब मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। तो जो ईबीसी है उसको इन्होंने 8% रिजर्वेशन दिया और एमबीसी को जो है वह 12% रिजर्वेशन दिया। और 24% सीट जो है अदर बैकवर्ड कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में रिजर्व कराया अपने दौर में। तो आप कह सकते हो सामाजिक न्याय के अग्रदूत हैं। अभी जो बिहार में जिस पॉलिटिक्स को माननीय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जो नारा दिए, जितने भी इनके स्लोगन्स हैं, जो इनके पॉलिटिक्स हैं, वह कर्पूरी ठाकुर के ही सिद्धांतों के आधार पर आधारित हैं, कुछ अलग नहीं है। तो जो कर्पूरी ठाकुर ने यह रिजर्वेशन लागू किया वो क्या था दरअसल, कैसे लागू किया? 1971 में जो है 1971 में एक मुंगेरी लाल कमीशन की स्थापना की गई बिहार में, और उसे कहा गया कि भैया आप बिहार का सर्वे कीजिए और आप रिपोर्ट सौंपिए। तो सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट सौंपा गया तो उसी के अनुशंसा पर बिहार में जो है आप जोड़ सकते हो 26% रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया। 26%।
अभी तक भारत में मंडल कमीशन नहीं आया है, जो 90 के डेकेड में आएगा वो अभी नहीं आया है। 1971 में कमेटी बनी और 1976 में, तो बताओ 1975 में आपातकाल लगा था, 1976 में जो है जब आपातकाल लगा तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस एंटी कांग्रेस एक इन्वायरमेंट तैयार हुआ इंडिया में, तो कांग्रेस की सरकार बिहार में गिर गई। तो फिर जब दूसरी सरकार जब चल करके आई तो 1977 में जो है कर्पूरी ठाकुर 77 से 79 तक, 1977 से 79 तक जो है वह मुख्यमंत्री रहे। तो 1976 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपा, 77 में बने, तो इसी रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने 26% रिजर्वेशन लागू किया। ठीक है, और यह मतलब 1977 में बने और इम्प्लीमेंट कर दिए 1978 में। तो 26% रिजर्वेशन क्या था? रिजर्वेशन फॉर वुमेन 3%, मोस्ट बैकवर्ड 12%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड 8% और EWS के लिए 3%। ठीक है, और 24% सीट्स रिजर्व किया इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में, किनके लिए? उन लोगों के लिए जो समाज के पिछड़े जाति से, पिछड़े समाज से चल करके आते थे। यदि आपको इसका रिपोर्ट पढ़ना है तो बिहार विधानमंडल पुस्तकालय में यह उपलब्ध है, मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट 1976 का आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कास्ट सिस्टम के वह विरोधी थे बिल्कुल पूरी तरीके से। हालांकि इनका जो गांव रहा है वह पूरी तरीके से राजपूत जमींदारों का गांव रहा है, तो वहाँ पे इनको जो है कम सामना करना पड़ा। वहाँ के लोगों ने, मतलब जो नरेंद्र पाठक अपनी किताब में लिखते हैं कि वहाँ के अपर कास्ट लोगों ने इनको प्रोत्साहित किया। इनके पिताजी गोकुल ठाकुर थे, तो इनके पिताजी को बार बार प्रोत्साहित किया कि अपने बच्चे को पढ़ाइए, इनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो वहाँ के अपर कास्ट ने इनका समर्थन भी किया, और शायद ये तमाम सारी वजह रही होंगी, इसलिए आप इनके रिजर्वेशन पॉलिसी में उसका शायद आप असर भी देख सकते हैं। एक अनुमान मैं लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा कहीं लिखा नहीं कि उसका असर है, लेकिन हाँ एक सिंपैथी हो सकता है। और कास्ट सिस्टम के इतने अगेंस्ट थे कि यहाँ पर यह आपको जो है अंबेडकर के साथ खड़े दिखेंगे। इंटरकास्ट मैरिज को इन्होंने प्रोत्साहित किया। इन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जाति व्यवस्था को कैसे कम करेंगे, तो इन्होंने रिपोर्टर को कहा था कि हम लोग इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करेंगे, तब कास्ट एनिहिलेशन में थोड़ा सुधार आ सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। गांधी भी जो हैं वह शुरू में इंटरकास्ट मैरिज के विरोधी हैं, लेकिन एक समय के बाद लगभग 1940 के बाद जो हैं वह इंटरकास्ट मैरिज के साथ में खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ इंटरकास्ट मैरिज जहाँ होगा वहीं मैं जाऊँगा, उसी शादी में भाग लूँगा। तो बदलाव सब में आता है समय के साथ। तो यह जो है कास्ट सिस्टम और उस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के साथ खड़े, यहाँ पे आपको कर्पूरी ठाकुर अंबेडकर के साथ खड़े दिखेंगे। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो महिलाओं का बढ़ाया ही, और बैन ऑफ लिकर, अभी जो आप लोग नीतीश कुमार जो क्रेडिट खाते हैं कि हमने शराबबंदी करके महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया बिहार में, दरअसल बिहार ही नहीं पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पे कर्पूरी ठाकुर हैं जिन्होंने किसी स्टेट में शराब को बंद किया हो। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल शराब बंदी करने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हैं, नीतीश कुमार नहीं है। ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट के दिशा में कर्पूरी ठाकुर के द्वारा किया गया यह ऐतिहासिक प्रयास जो है बहुत हद तक सफल रहा था, और शायद यही वजह है। आप देखिए नीतीश कुमार की जितनी पॉलिसीज आप देखेंगे या माननीय लालू प्रसाद यादव के दौरान जो भी पॉलिसीज लाएगा आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि इसका जो मिरर है वह कर्पूरी ठाकुर का सिद्धांत है, या उनका जो स्टीवर्डशिप में जो भी पॉलिसीज लाए गए, और उसका रिफ्लेक्शन है इन दोनों का पीरियड, या इन दोनों के पीरियड में लाए गए पॉलिसीज। तो बैन ऑफ लिकर जो है, नीतीश कुमार इसके जन्मदाता नहीं बिहार में, ये कर्पूरी ठाकुर ने किया था पहले, हाँ अभी नीतीश कुमार किए हैं। तो कर्पूरी ठाकुर के समय में जितना संभव हो सकता था उन्होंने काम किया, अभी नीतीश कुमार से जितना संभव हो सकता है वो भी काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बढ़ा कैसे यार? 3% रिजर्वेशन यदि दिया जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो बढ़ेगा ही, और पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन अलग अलग फील्ड में भी बढ़ेगा, क्योंकि अब महिलाओं के लिए सिर्फ 3% रिजर्वेशन है, तो अब महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नीतीश कुमार ने काफ़ी बढ़ा दिया। लेकिन यह जो सोच है, यह जो थॉट है, वो कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर के टाइम से चल करके आ रहा है।
तो 3% जो रिजर्वेशन इन्होंने दिया, इससे क्या हुआ कि महिलाएं डॉक्टर में आने लगी, मतलब डॉक्टरशिप में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, मेडिकल कर रहा हूँ, डॉक्टर में बढ़ा, मेडिकल इंजीनियरिंग, तमाम तरह की चीज़ों में जो भी सरकारी नौकरियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, उसमें तो उनका पोस्ट बढ़ेगा, तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी आगे बढ़ेंगी। तो इस दिशा में कर्पूरी ठाकुर ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था, बहुत सराहनीय। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के वो तो समर्थक थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने लोकल गवर्नेंस को प्रमोट किया है, बिल्कुल प्रमोट किया है, और इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात कही, और सेल्फ रिलायंस। तो ऑब्वियसली बात, देखो कोई भी भारत का समाजवादी होगा वो सेल्फ रिलायंस की बात करेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था इनके टाइम में, और इन्होंने इनके दर्शन का आधार है वो। एजुकेशन को लेकर के जो इनकी फिलॉसफी रही है, वो एजुकेशन को लेकर के क्या सोचते थे कि भैया एजुकेशन जो हो वह सबके लिए हो। एक मतलब समाज का कोई आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, तो केवल एजुकेशन उसके लिए नहीं होना चाहिए, एजुकेशन सबके लिए हो, यह उसके समर्थक थे बहुत बड़े वाले। इसीलिए इन्होंने जो है एजुकेशन फॉर ऑल भी लाया था। आप देखेंगे इन्होंने जो है फ्री एजुकेशन कर दिया था, लगभग प्राइमरी एजुकेशन में फ्री कर दिया, इन्होंने किताब भी फ्री में दिलवाना शुरू कर दिया था बच्चों को। ठीक है, इसके पीछे इनका यही उद्देश्य था कि भैया रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ेगा, जो मार्जिनलाइज्ड क्लास जो है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन जो है सोसाइटी का, वो कैसे मतलब एजुकेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए यह यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है, अम्बेडकर ने जो बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो इन्होंने शिक्षा सबके लिए हो, यह उस कोटेशन से इंस्पायर्ड होकर के, मैं ऐसा कनेक्ट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो उसका असर आपको दिखेगा। तो वो यहाँ पर इन्होंने इस पॉलिसीज को लाया है, और ज़्यादा फोकस किया इन्होंने, देखो मार्जिनलाइज्ड क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि भैया किताब फ्री में किनको दिया जाएगा, जिनके पास रिसोर्स पहले से, उनको फ्री में किताब देने की क्या ज़रूरत है। तो फ्री में किताब देने की यदि बात हो रही है और वो पॉलिसीज में आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक हिडन टारगेट तो है कि समाज का जो तबका पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको दिया जाएगा। तो मार्जिनलाइज्ड क्लास के चिल्ड्रन के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया भी है, और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एडुकेशन की बात कही कि भैया शिक्षा का सार्वजनिकरण होना चाहिए, एक आदमी के हाथ में नहीं, समाज का सारा तबका के लिए शिक्षा बराबर मात्रा में होनी चाहिए। यह बात इन्होंने न केवल कही बल्कि अपने समय में किया भी, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। अब लंबे समय तक रहे नहीं, यदि कर्पूरी ठाकुर नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव की तरह 15 साल या 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहते, तो भी बिहार की तस्वीर कुछ और ही होती, बिल्कुल और होती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि जो आदमी सोच रहा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, रिजर्वेशन फॉर ऑल, मतलब मन में कोई भी, उसके मन में किसी भी तरीके का कोई संकट नहीं है, किसी तरीके की कोई दुविधा नहीं है, किसी तरीके का कोई द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है किसी समाज को लेकर के। पॉलिसीज सबके लिए होंगे और सबका रिप्रेजेंटेशन के लिए वो सोचा। व्यक्ति चाहे महिला है तो आप किसी जाति धर्म को, उससे कोई लेना देना नहीं, सबका होना चाहिए। एजुकेशन को लेकर के भी उन्होंने ऐसा सोचा। उसके अलावा डेमोक्रेसी को लेकर के जो उन्होंने, उनका जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में, ये देख लिया आपने। हाँ, एक लैंग्वेज पॉलिसी पे बात करेंगे हम लोग। हाँ, यहीं पे बात कर लेते हैं, शायद मैं भूल जाऊं। लैंग्वेज पॉलिसी यहाँ पे आप एक लिख सकते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी जो उनका रहा साथियों, उन्होंने हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाने के समर्थक थे। मतलब हिंदी के उस समय के कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, वो कहते हैं, उनको शायद बिहार विधानसभा का परिषद का सदस्य भी इन्होंने मनोनीत किया था। वो कहते हैं कि कर्पूरी जी जो हैं, ऐसी बात नहीं कि उनको मतलब अंग्रेजी नहीं आती थी, अंग्रेजी आती थी, लेकिन वह हिंदी में बातचीत करते थे, वो हिंदी में ही काम काज करते थे, वो हिंदी में ही अफसरों को भी संदेश देते थे कि आप हिंदी को प्रमोट कीजिए, हिंदी में काम कीजिए। मतलब जैसे इंपीरियलिज्म का एक अगेंस्ट में जो एक वर्ग खड़ा है, वह मानता है कि अंग्रेजी खत्म होनी चाहिए, जैसे लोहिया भी हिंदी भाषा के साथ खड़े हैं। तो कर्पूरी ठाकुर का भी जो लैंग्वेज पॉलिसी है, वह कह रहा है कि हिंदी होनी चाहिए और हिंदी ही हमारी भाषा होनी चाहिए।
मतलब अंग्रेजी विरोधी हैं। और इसके पीछे जो दूसरा कारण है वह यह है कि अंग्रेजी को इन्होंने बैन भी किया था। अंग्रेजी को जो है पहले क्या था कि बिहार में जो भी लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम देते थे तो उनको अंग्रेजी पास करना पड़ता था। तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि अंग्रेजी अब मैंडेटरी नहीं होगा, ऑप्शनल कर दिया इन्होंने। तो उसके पीछे क्या हुआ? इसके पीछे कारण यह किया इन्होंने कि जो समाज का पिछड़ा तबका था, दलित था, शोषित था, वंचित था या तमाम तरह के संसाधन से रहित था, उसे अंग्रेजी शिक्षा नहीं थी, अंग्रेजी नहीं आता था, तो वो मैट्रिक में ही फेल कर जाता था। तो मैट्रिक ही जब नहीं पास कर पाता था तो वो आगे के एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, 11th-12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीएचडी में कैसे वो आगे बढ़ता, कैसे इंजीनियरिंग में जाता, कैसे मेडिकल में जाता, कैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनता। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर ने समाज के जो बड़ा सा तबका था, जो संसाधन रही था, जो अंग्रेजी नहीं जानता था, उसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी को मैंडेटरी से ऑप्शनल किया। तब जाकर के एक संख्या में ज़्यादा लोग फिर पास होने लगे और उनका रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली फिर बढ़ेगा, तो वो बढ़ा भी। तो उनके जो अंग्रेजी को मतलब अंग्रेजी को सेकेंड लैंग्वेज रखने के पीछे जो उनकी पॉलिसी है, उसके पीछे यह दो मूल कारण हैं। एक तो अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजों के इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट हैं, तो वो एक थ्योरी तो है ही, और दूसरा यह सिद्धांत है इसके लिए। और इसके लिए उन्होंने हिंदी के कवियों को भी आप इसी से आप देख लीजिए कि उनका हिंदी प्रेम इतना है कि हिंदी के जो कवि हैं उनको बिहार विधान परिषद का सदस्य उन्होंने बनाया अपने टाइम में। तो हिंदी प्रेमी तो कर्पूरी ठाकुर थे। ये उनका लैंग्वेज पॉलिसी रहा है और ये आप लोहिया के दर्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। डेमोक्रेसी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। मतलब डेमोक्रेटिक स्टेट तो होना ही चाहिए, उसके कट्टर समर्थक थे। आप समझिए कि आप जब किताब पढ़ेंगे, विष्णुदेव रजक ने लिखी है कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक दर्शन, तो उसमें उन्होंने जो है अपोज मतलब बताया है कि किस तरीके से जो है जब इमरजेंसी लाया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, तो कितना ज़्यादा उन्होंने अपोज किया, बहुत ज़्यादा उसके सख्त विरोधी थे। और जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर आगे उनसे मतभेद भी हुआ, अलग अलग पार्टी में कर्पूरी ठाकुर रहे भी, उनका उतार चढ़ाव चलता रहा। लेकिन इमरजेंसी के समय में जो सबसे ज़्यादा विरोध उन्होंने किया कि भैया डेमोक्रेसी खतरे में है। और यदि बिहार में यदि बात करें एंटी कांग्रेस लीडर का, यदि आप लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहला नाम कर्पूरी ठाकुर का आएगा। सबसे पहला नाम, सबसे पहला और सबसे मजबूत और सबसे सैद्धांतिक नाम आएगा कर्पूरी ठाकुर का। He believed that democracy could play a vital role in establishment of social justice। वो कहते थे कि डेमोक्रेसी जो है एक अच्छी भूमिका निभा सकता है सोशल जस्टिस को स्थापित करने में समाज में। और लोकतंत्र के बहुत सच्चे और कट्टर समर्थक थे। कम्युनल हार्मोनी के बहुत अगेंस्ट थे उनके समय में। भाई दंगा फसाद बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी बेलछी में एक नरसंहार हुआ था हरिजनों के साथ, हरिजन शब्द यूज किया गया है। तो बेलछी में जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के बाद वो उस गांव में व्यक्ति गया है, वो कम्युनल हार्मोनी के बहुत कट्टर समर्थक थे कि हर एक हाल में जो है सांप्रदायिक एकता, सद्भाव कायम होनी चाहिए। और इसीलिए आप देखो 26% रिजर्वेशन का जो बात है वह सबके लिए है। कैसे, मतलब एक के लिए नहीं। मंडल कमीशन के बाद आप देखिए कितना ज़्यादा आग लगा दिया गया समाज के अपर कास्ट के लोगों ने। जो मतलब मंडल कमीशन में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया तो अपर कास्ट का जो एक तबका था उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ। जैसे हाल ही में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाया गया था, तो जो समाज का जो ओबीसी SC/ST का तबका था, एक तबका जो उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ। एक तबका साथ में भी था। आप देखिए रामविलास पासवान ने उसकी एडवोकेसी की थी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की। कर्पूरी ठाकुर तो खुद बैकवर्ड मतलब नाई जाति से आते थे, समाज के EBC OBC क्लास से। उन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का फादर है वो बिहार में नहीं पूरे भारत में है। तो समाज का सभी वर्ग का व्यक्ति जो पूरा का पूरा समूह एक साथ एग्जैक्टली वैसे ही नहीं रहता है। ये बात आपको समझना होगा। लैंग्वेज पॉलिसी हमने आपको बताया ही। और ऐसा हुआ कि जब समाज का पिछड़े वर्ग का लोग, दलित, शोषित, वंचित तबके से आने वाले विद्यार्थी जब पास करने लगे, तो समाज के जो उच्च तबके के लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो उन लोगों को चिढ़ाने के लिए कहते थे कि यू आर पास विथ कर्पूरी डिवीजन। मतलब
कर्पूरी डिवीजन के साथ पास करने वाले बच्चे हैं, क्योंकि अंग्रेजी के उन्होंने क्या कर दिया था, ऑप्शनल कर दिया था। तो उसके बाद जो बच्चे पास हुए उसको बिहार में ऐसे अपर कास्ट के बच्चे, एलिट क्लास के बच्चे चिढ़ाया करते थे बोल करके। मतलब ये हकीकत है, आप किताब पढ़िएगा तो आपको भी समझ में आएगा। और फ्रीडम मूवमेंट में तो इनका भैया रोल रहा ही है, अंग्रेजों को थूक फेंक कर भगा देंगे, यह बात इन्होंने कही थी। तो ये तमाम सारी बातें जो हैं वह कर्पूरी ठाकुर के फिलॉसफी में निहित हैं। और इसके अलावा जो एक और है वह फिलॉसफी का इनका पार्ट है, वह लिखिएगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो है मतलब पॉलिटिकल ऑनेस्टी, वह भैया आप पूरे भारत के किसी भी राजनेता में आप वो ईमानदारी देख ही नहीं सकते हैं जो ऑनेस्टी कर्पूरी ठाकुर के पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलेगा। आप इसे समझिए कि वह व्यक्ति जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा, 1 बार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्लस एजुकेशन मिनिस्टर रहा, और 1952 से लेकर 88 तक विधानसभा का मेंबर रहा, और बीच में 1 बार लोकसभा का भी। वह व्यक्ति जब मरा तो उसके पास अपना घर भी नहीं था समस्तीपुर में। ये उनकी ईमानदारी है। और 1 बार उनके रिश्तेदार जो हैं उनसे पैरवी करने के लिए, वो भ्रष्टाचार के भी अगेंस्ट हैं, 1 बार उनके रिश्तेदार उनसे पैरवी करने के लिए आ गए कि इसका नौकरी लगवा दीजिए, और लगवा सकते थे चाहते तो बोले क्या करता है, तो इसका नौकरी लगवा दीजिए। तो अपने पैकेट से 50 रुपया निकाल कर देते हुए कहते हैं कि ये लीजिए, उस्तूरा खरीद लीजिए। उस्तूरा मतलब जिससे गांव में, ग्रामीण इलाके में हजाम नाई जाति के जो लोग हैं वह दाढ़ी बनाते हैं, उसे उस्तूरा कहते हैं। तो बोले कि जाकर के उस्तूरा खरीद लीजिए, अपने रिश्तेदार को बोले, और जाकर के जो आपका पेशा है, पारिवारिक पेशा जो रहा है, आप उसको कर करके कमाइए, ये नौकरी वोकरी नहीं। मतलब भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जो व्यक्ति इस लेवल का ईमानदार राजनीतिज्ञ हो, उसके ऊपर मतलब ये तो भारत का, मैं समझता हूँ कि ये तो भारत और बिहार की मिट्टी को यह गर्व होना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जैसे ईमानदार राजनेता, ईमानदार व्यक्तित्व जो है इस धरती में पैदा लिया, और उसने अपने जीवन काल में यहाँ के लोगों को सेवा, पूरा मतलब सेवा देने में अपने पूरे जीवन कार्यकाल को खपा दिया। तो ये उनके थ्योरी का जो है, उनके समाजवादी दर्शन का मुख्य हिस्सा रहा है। और यदि अभी वर्तमान की राजनीति पे कर्पूरी ठाकुर के दर्शन का प्रभाव यदि आप बात करें, तो कर्पूरी ठाकुर ने जो उन्होंने कहा था कि भैया हमें सिर्फ रोटी नहीं चाहिए, रोटी चाहिए ब्रेड विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। और उन्होंने कहा भी था कि हक चाहो तो लड़ना सीखो, लड़ना है तो जीतना है तो लड़ना सीखो, लड़ना है तो मरना सीखो। इस तरीके से उन्होंने, उनके बहुत सारे स्लोगन्स हैं जिसको आप पढ़ेंगे तब आप बहुत आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यह व्यक्ति इस लेवल का समझदार है, और इस लेवल का मतलब जो सबाल्टर्न जो जनता है उसको अपने मतलब अपना नेता मानता है। इस तरीके शायद यही वजह है कि उनको जननायक की उपाधि भी दी गई। तो अभी का जो राजनीतिक जो मतलब परिदृश्य है, बिहार के समकालीन राजनीतिक परिदृश्य जो है 90 के डेकेड के बाद का, मतलब खास करके कर्पूरी ठाकुर, चूँकि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को थ्योरेटिकल मेंटोर तो वही है, मेंटोरशिप तो उन्होंने ही दिया है। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने भी जो सोशल जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ी बिहार में, बिल्कुल निसंदेह उनके समय में भी सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया गया है बिहार में। खासकर सेल्फ रेस्पेक्ट की जो लड़ाई है, दलितों में, शोषितों में, पिछड़ों में, वंचितों में भरने के लिए, उसमें लालू प्रसाद यादव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उस सिद्धांत के पीछे कर्पूरी ठाकुर का सिद्धांत कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में काम करता रहा। और अभी जो नीतीश कुमार की जितने भी आप पॉलिसीज़ देखेंगे, घर की पॉलिसी हो, सबको घर देने की, नल जल योजना की पॉलिसीज़ हो, या फिर आप वुमेन एम्पावरमेंट की पॉलिसीज़ हो, और ये तमाम तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उसका जो आधार है वह कहीं ना कहीं आपको कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी दर्शन में देखने को मिलेगा। इसीलिए यह कह सकते हैं हम लोग कि बिहार की जो समकालीन राजनीति है, मतलब द कॉन्टेम्पररी पॉलिटिक्स ऑफ बिहार इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द थियोरेटिकल
प्रिंसिपल विच वॉज क्रिएटेड बाय कर्पूरी ठाकुर और विच वॉज इवोल्यूटेड इन द स्टीवर्डशिप ऑफ कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में जो सिद्धांत स्थापित किए गए उसका एक परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है, प्रभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आपने इतनी देर धैर्य के साथ हमें सुना और इस मेरा ख्याल है कि इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हो सकता है। और यदि आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे तमाम तरह के लेक्चर्स आते रहेंगे आगे। चलिए, ख्याल रखिए।